हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को टीम प्लेनेट 4 का नमस्कार। 57 मुस्लिम देशों की छत्र छाया में बैठकर पाकिस्तान ने खुलकर भारत पर हमला बोला। सऊदी अरब और तुर्की के समर्थन से पाकिस्तान ने कश्मीर को जहर घोलते हुए नई दलील फेंकी। पाकिस्तान ने भारत के रक्षा मंत्री के एक विशिष्ट बयान को 57 देशों के सामने जुमाकर उछाला और बदनाम करने की नीयत से भयानक आरोप ठोक दिए। इसके ठीक बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पाकिस्तान का जिगरी दोस्त तुर्की भी सीमा पार कर गया और सब हदें तोड़ते हुए कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और इस बार जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े में फेंक दिया। देखने पर आता है कि पिछले 6 साल से हर साल इसी तुर्की द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिर भारत ने मोर्चा संभाला, तुर्की और उसके साथ पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार पलटवार किया और तुर्की को कश्मीर की असली परिभाषा सिखा दी। हालांकि आगे हम आपको बताएंगे कि तुर्की की हालत कितनी खराब हो चुकी है। इस देश के भीतर आर्थिक बेचैनी और घरेलू असंतोष की गूंज सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तुर्की की मुद्रा लीरा की गिरावट और आसमान छूती महंगाई ने जनता को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया है और इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति कश्मीर पर जहर उगलने में मशगूल हैं। जवाब में भारत ने साफ कह दिया कि फौरन हमारा कश्मीर खाली करो, जिस पर तुमने अवैध कब्जा जमा रखा है। यह लहजा बदल चुका था और माहौल में गूंज रहा था भारत का तेवर। आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया गया, पर अब पाकिस्तान अपने स्कूल की किताबों में जो बातें लिख रहा है उसे सुनकर पूरा भारत हैरान है और दुनिया का दिमाग हिल गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई ऐसे दावे ठोक दिए हैं जिन्हें भारत के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि उसने अपनी किताबों में लिख दिया कि उसने भारत के 26 एयरबेस इस ऑपरेशन के दौरान तबाह कर दिए थे, जबकि सच्चाई सबको पता है कि भारतीय वायुसेना ने कैसे पाकिस्तान को अमेरिका के सामने गिरने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने झूठा दावा करते हुए आप लिख दिया कि जब भारत की पिटाई हो रही थी तो भारत ने अमेरिका के सामने जाकर मदद मांगी और युद्ध रुकवाने की गुहार लगाई, जबकि ये झूठ ये नहीं बता रहा कि अगर अमेरिका से कॉल नहीं आता तो शायद इस बार भारत पीओके पर कब्जा भी कर लिया होता। हालांकि भारत में किसी की मध्यस्थता की बात को हमेशा इनकार किया गया है। दरअसल पाकिस्तान ये सब झूठा प्रोपेगेंडा इसलिए अपने देश में फैला रहा है क्योंकि वो अपने बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में आतंकी हमलों को छुपाना चाहता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका ने जब बलूचिस्तान के विद्रोही ग्रुप पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगने से रोक दिया तो उसके बाद बलूचिस्तान के लोग आज़ादी के लिए किस कदर पागल हो गए और उनके अंदर एक नया जोश उभरा, और इसी जोश के बाद पाकिस्तान की ट्रेन पटरियों को उड़ा दिया गया। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले कश्मीर पर पाकिस्तान की जहरीली साजिश सुनिए। तो देखिए, बात साफ है, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता रहा है और इस बार उसने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC को अपनी ढाल बना लिया। न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक में पाकिस्तान ने वही पुराना राग छेड़ा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है, उनकी संपत्तियां जब्त कर रहा है और लोगों को हिरासत में ले रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय नेताओं के हालिया बयानों को भी खतरे का नाम देकर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान ने OIC के सदस्य देशों जैसे अजरबैजान, तुर्की, सऊदी अरब और नाइजर का हवाला देते हुए दावा किया कि ये सभी देश कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में खड़े हैं और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। असल में पाकिस्तान अपने घरेलू हालात से ध्यान भटकाने और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया अच्छी तरह जानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा चला रहा है। अब जरा पाकिस्तान का भारत विरोधी खेल सुनिए। तो मामला यह है कि पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में OIC की बैठक को एक मंच की तरह इस्तेमाल किया और सीधा निशाना भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर साधा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने हाल ही में बड़ा बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि थोड़े समय के लिए रुका है और सही वक्त आने पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK बिना किसी बड़ी मुश्किल के भारत में शामिल होगा। पाकिस्तान को यह बात नागवार गुजरी और उसने OIC में इसे भारत की तरफ से जहर फैलाने वाला बयान बता दिया। साथ ही पाकिस्तान ने भारत के उस फैसले पर भी हमला बोला जिसमें कहा गया है कि जो लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आकर बस गए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, जबकि ये दुनिया जानती है कि किसी भी देश को अपने यहाँ अवैध रूप से आए लोगों पर कार्रवाई करने का पूरा हक होता है। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन बताकर शोर बचाया, लेकिन खुद वही पाकिस्तान हाल ही में लाखों अफगान शरणार्थियों को जबरन अपने देश से निकाल चुका है। यानी पाकिस्तान अपने गुनाहों पर पर्दा डालने और भारत की छवि खराब करने की कोशिश में लगातार दोहरा मापदंड अपना रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह कर सके, लेकिन असलियत सबको साफ दिख रही है।
अब जरा तुर्की और पाकिस्तान की मिलीभगत सुनिए। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन लंबे समय से पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं और वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की आदत बना चुके हैं। इस बार भी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए उन्होंने फिर वही पुरानी रट दोहराई। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, उसके बाद जो सीज फायर हुआ वो अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर समस्या का स्थायी हल केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मदद से ही निकल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की कश्मीरियों के साथ खड़ा है और भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से ये मसला सुलझना चाहिए। असल में एर्दोगन 2019 से लेकर अब तक हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाते आ रहे हैं ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिखा सकें और खुद की छवि इस्लामी दुनिया में एक नेता के रूप में मजबूत कर सकें, जबकि दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें बाहरी ताकतों की कोई भूमिका नहीं है। इस पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया सुनिए। तो इस पूरे विवाद में भारत ने बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया, क्योंकि पाकिस्तान और उसके साथी देश कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घसीटकर बार बार भारत के संप्रभुता पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। भारत ने साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, जिस पर किसी बाहरी देश को बोलने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान ने चाहे अजरबैजान और नाइजर जैसे देशों का नाम लेकर दिखावा किया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि 1948 में जब पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारतीय जमीन पर कब्जा कर आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा किया था, तभी से वो असली अपराधी साबित हो चुका है। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को भी करारा जवाब दिया और कहा कि उन्हें दूसरों के आंतरिक मामलों में बोलने के बजाय अपने घरेलू समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक सशक्त संदेश था कि भारत अपनी सीमाओं और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा हर हाल में करेगा। अब जरा एर्दोगन का असली दर्द सुनिए। तो असल में एर्दोगन का कश्मीर मुद्दा उठाना एक तरह की राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि तुर्की के अंदर हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। वहां की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लीरा लगातार गिर रही है, महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी की जेब खाली हो चुकी है। इस्तांबुल और अंकारा जैसे बड़े शहरों में लोग बिजली, पानी और गैस के भारी भरकम बिलों से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। बेरोजगारी ने युवाओं को गुस्से से भर दिया है और विपक्षी दल सरकार के खिलाफ खुलेआम आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे समय में एर्दोगन जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, ताकि वो खुद को मुस्लिम दुनिया के बड़े नेता के रूप में पेश कर सकें और पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी धार्मिक वोट बैंक को मजबूत कर सकें। यानी कश्मीर पर उनका शोर असलियत में अपने घर की आग को छुपाने और राजनीतिक बचाव के चाल भर है, न कि कश्मीरियों के लिए कोई वास्तविक चिंता। अब जरा भारत की सख्त चेतावनी सुनिए। तो जेनेवा में हुई इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह जवाब दिया वो बेहद सीधा और तीखा था। भारतीय काउंसिलर क्षितिज त्यागी ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान जैसे देश को, जो अपनी ही जनता पर बम बरसा रहा है, किसी दूसरे देश को मानवाधिकार पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड खुद खून और जुल्म से भरा पड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है और वो दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। भारत ने दुनिया को ये याद दिलाया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर जबरन कब्जा कर रखा है और अगर उसे सचमुच मानवाधिकार और शांति की चिंता है तो उसे पहले वहां से हटना चाहिए और अपने सैन्य तंत्र की राजनीति को खत्म करना चाहिए। इस तरह भारत ने एक ही वक्तव्य में पाकिस्तान के सारे झूठ उजागर कर दिए और दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान दूसरों को कोसने से पहले खुद अपने घर को देखे। भारत की इस सख्त प्रतिक्रिया का असर ये हुआ कि वैश्विक मंच पर बैठे राजनयिकों को भी साफ संदेश मिल गया कि अब भारत पुराने अंदाज में सिर्फ चुपचाप सुनने वाला देश नहीं रहा। पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित संगठनों को छुपाने और बलूचिस्तान, पेशावर जैसे इलाकों में मासूमों पर जुल्म ढाने का दोषी बताया गया, जिससे उसकी असलियत खुलकर सामने आ गई। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहे ओआईसी में कितना भी शोर मचा ले या कश्मीर का मुद्दा कितनी ही बार उठाए, पर दुनिया अब देख रही है कि आतंकवाद का असली पनाहगाह कौन है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि भारत की आवाज अब न सिर्फ मजबूत बल्कि निर्णायक हो रही है और पाकिस्तान की चालें उसी पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब उसके झूठे प्रचार से प्रभावित होने के बजाय सच को समझने लगा है। अब जरा पाकिस्तान की खौफनाक गोलीबारी और उसके द्वारा निर्दोषों की मौत समझिए। तो ये घटना पाकिस्तान की असलियत को दिखाती है, जहां सरकार और सेना अपनी ही जनता पर बम बरसाने से पीछे नहीं हटती।
खैबर पख्तूनख्वा के तिरहवाली के मात्रे डारा गांव में पाकिस्तानी वायुसेना ने रात के अंधेरे में चीनी बनाए गए J-17 लड़ाकू विमानों से 8 LS-6 बम गिराए, जिनसे कम से कम 30 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। यह हमला किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं बल्कि अपने ही नागरिकों पर हुआ, जिसने वहां के लोगों को अंदर तक हिला दिया और पूरे इलाके में गुस्सा भड़का दिया। इसी वजह से स्वात घाटी के मिंगोरा में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सेना के खिलाफ आवाज उठाई, न्याय की मांग की। ये पूरा मंजर बताता है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का झूठा झंडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लहराता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसका सैन्य तंत्र अपने ही लोगों की जान से खेलता है और सत्ता बचाने के लिए मासूमों पर हथियारों का इस्तेमाल करता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा पाकिस्तान का झूठा इतिहास सुनिए। तो पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी आने वाली पीढ़ियों को झूठा इतिहास पढ़ाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसने अपनी स्कूली किताबों में मई महीने में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उसने बच्चों को यह पढ़ाया कि भारत ने 6 मई को पाकिस्तान पर हमला किया और 7 मई को पूरा सैन्य आक्रमण कर दिया, जबकि असलियत बिल्कुल उलट है। सच यह है कि 6 मई को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक खूनी हमला किया था, जिसमें निर्दोषों का खून बहा। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत पाकिस्तान के भीतर लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी भारत की कार्रवाई पूरी तरह आतंकवाद विरोधी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने बच्चों को युद्ध में भारत का दोष साबित करने वाली कहानी की तरह लिख दिया, ताकि उसकी अगली पीढ़ी सच्चाई से दूर रहकर भारत के खिलाफ भरी जाए। अब जरा एयरबेस और हमलों की झूठी कहानी सुनिए। तो पाकिस्तान ने अपनी किताबों में बच्चों को यह पढ़ाया है कि उसकी सेना ने बहादुरी दिखाते हुए भारतीय ठिकानों पर हमला किया और कई चेक पोस्ट तबाह कर डाले, लेकिन ये पूरी तरह झूठ है। हकीकत ये थी कि पाकिस्तान ने युद्ध में भारतीय सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि आम नागरिकों को निशाना बनाया। उसने अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर समेत 26 जगहों पर मोर्टार, रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने सटीक प्रहार किया और लाहौर में पाकिस्तान के सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा भारत ने सियालकोट और यहां तक कि इस्लामाबाद तक गहराई से हमले किए, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया। फिर पाकिस्तान ने और भी हास्यास्पद दावा किया कि उसकी वायुसेना ने 10 मई को ऑपरेशन बनियान मरसूस चलाकर भारत के 26 एयरबेस तबाह कर दिए, जबकि सच्चाई यह थी कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से प्रहार किया, जिनमें रहीम यार खान एयरबेस आज भी खंडहर में पड़ा है। यानी पाकिस्तान ने अपनी हार को छिपाने और बच्चों को झूठा शौर्य पढ़ाने के लिए कहानियां गढ़ी हैं, जबकि जमीन पर भारत की सैन्य ताकत ने उसे करारा सबक सिखाया था। अब जरा शांति के नाम पर पाकिस्तान का छल सुनिए। तो पाकिस्तान ने अपनी किताबों में सबसे बड़ा झूठ ये लिखा कि उसने भारत को हराकर मजबूर कर दिया और भारत शांति के लिए भीख मांगने लगा, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। सच ये है कि 10 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर को यह जानकारी दी कि पाकिस्तान खुद युद्ध रोकना चाहता है, क्योंकि भारत के हमलों से वो बुरी तरह हिल चुका था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों की DGMO ने सीधे बातचीत कर युद्ध विराम पर सहमति बनाई, और यही सच्चाई है जिसे पाकिस्तान के अपने मंत्रियों ने भी माना था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी किताबों में काल्पनिक कहानी लिख दी कि भारत झुक गया और डोनाल्ड ट्रंप की गुहार से पाकिस्तान ने युद्ध रोका, ताकि बच्चों को यह यकीन दिलाया जा सके कि पाकिस्तान ही जीत गया, जबकि वास्तव में उसकी हार सामने खड़ी थी। अब असली सच्चाई और पाकिस्तान की बेशर्मी सुनिए। तो पाकिस्तान की फितरत ही यही है कि हार को जीत और अपमान को शौर्य की तरह दिखाकर अपनी जनता को झूठा गर्व बेचता है। 1971 के युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा था कि उसके 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया और उसका देश टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। पर इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी किताबों में इसे अपनी जीत बताया।
आज भी वही चाल दोहराई जा रही है। जब मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर की असलियत छिपाकर बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया और शांति के लिए झुकने पर मजबूर किया। दरअसल ये साजिश पाकिस्तान की नई पीढ़ी को झूठे इतिहास और नकली शौर्य के सहारे गुमराह करने का तरीका है। लेकिन सच कभी छुपता नहीं। भारत के सैनिकों का साहस, बलिदान और सैन्य ताकत हर बार दुनिया के सामने यह साबित करती है कि असली विजेता कौन है और झूठ फैलाने वाला कौन। अब जरा बलूचिस्तान में आतंकी धमाका सुनिए। तो असल कहानी यह है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके मजीद ब्रिगेड को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की थी, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित किया जा सके। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस कदम को रोक दिया और कहा कि इन संगठनों पर बंधन और जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फिलहाल बच गई और इस फैसले ने वहां के अलगाववादी समूहों का हौसला और बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान में हिंसा और आतंकी गतिविधियां और तेज हो गईं। हाल ही में मस्तुंग के दश्त इलाके में हुए धमाके ने इसका सबसे डरावना सबूत दे दिया, जब दौड़ती जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। जोरदार धमाके से ट्रेन के कई डिब्बे पटरियों से उखड़कर पलट गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे समेत सैकड़ों यात्री फंस गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन नजारा इतना भयावह था कि लोग मौत और मलबे के बीच जूझते नजर आए। ये हमला और भी खतरनाक इसलिए था क्योंकि कुछ घंटे पहले इसी ट्रैक पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को विस्फोटक से निशाना बनाया गया था। यानी आतंकी संगठनों ने सुनियोजित तरीके से एक ही जगह पर दोहरा हमला किया। ये दिखाता है कि बलूचिस्तान में आतंक का जाल कितना गहरा और संगठित है। ये पहला मौका नहीं है। इस साल 11 मार्च को भी इसी जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान के माच इलाके में निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 सैनिक मारे गए और 450 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। महिलाओं और बच्चों तक को छोड़ नहीं दिया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और खुलेआम धमकी दी थी कि अगर सेना ने जवाब दिया तो हालात और बिगड़ेंगे। अब फिर वही संगठन हमला करके ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। कभी ट्रेन बंधक बना ली जाती है, कभी यात्रियों पर हमला होता है और अब पटरी से पूरी ट्रेन उतार दी गई, जो पाकिस्तान की हुकूमत और सेना की पोल खोलने वाला करारा तमाचा है। अब सुनिए कि पीओके पर राजनाथ सिंह के बयान को बलूचों ने कैसे गले लगाया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब ये कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक दिन अपने आप भारत का हिस्सा बनेगा, तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान को नहीं खली, बल्कि इसके असर सीमाओं से बाहर तक पहुंचे। खास तौर पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जो दशकों से पाकिस्तान के जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसने इस बयान का खुलेआम समर्थन किया। बलूच नेताओं ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि वे भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और राजनाथ सिंह का यह वक्तव्य पीओके के लोगों की आजादी की उम्मीद को मजबूत करता है। उनका मानना है कि पीओके का भारत में समावेश ऐतिहासिक न्याय होगा और इससे वहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा का अंत होगा। बलूच नेताओं ने यह भी कहा कि पीओके के लोग अस्थायी और असुरक्षित हालात में जी रहे हैं और अब उनकी आवाज न्याय और स्वतंत्रता के लिए और बुलंद हो रही है। मीर यार बलूच जैसे प्रमुख नेता सोशल मीडिया पर इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, जिससे बलूच समाज में उत्साह और उम्मीद की नई लहर पैदा हो गई है। अब सुनिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे दी कड़ी नसीहत। तो अमेरिका की नई वित्तीय पारदर्शिता रिपोर्ट का मतलब यह है कि पाकिस्तान की असली समस्या उसकी सेना और खुफिया एजेंसियों के ऊपर कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण न होना है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान का रक्षा और खुफिया बजट कभी जनता या संसद के सामने पारदर्शी तरीके से नहीं रखा जाता, जिससे यह समझ ही नहीं आता कि कितना पैसा कहां और किस मकसद से खर्च किया जा रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी आर्थिक साख को बचाना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं का भरोसा पाना चाहता है, तो उसे सेना और खुफिया एजेंसियों के बजट पर नागरिक और संसदीय निगरानी अनिवार्य करनी होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को अपना पूरा बजट प्रस्ताव समय पर प्रकाशित करना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उसने कितना कर्ज लिया है और किन शर्तों पर लिया है। यानी सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका पाकिस्तान को बता रहा है कि जब तक सेना और खुफिया तंत्र को खुला चेक मिलता रहेगा और जनता से सच्चाई छुपाई जाती रहेगी, तब तक उसकी आर्थिक हालत और अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधर ही नहीं सकती। अब सुनिए कि कर्ज और रक्षा खर्च पर कैसे उठे गंभीर सवाल। तो अमेरिका की इस रिपोर्ट का सबसे अहम बिंदु यह है कि पाकिस्तान अपनी जनता और निवेशकों से अपने कर्ज की असली तस्वीर छुपाता है। सरकार केवल सीमित जानकारी साझा करती है, जबकि असलियत यह है कि सरकारी कंपनियों पर भी भारी भरकम कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसकी कोई स्पष्ट जानकारी जनता को नहीं दी जाती।
रिपोर्ट ने साफ कहा कि पाकिस्तान को अपने कर्ज की विस्तृत जानकारी समय पर और खुले तौर पर प्रकाशित करनी होगी, तभी जनता का भरोसा बना रहेगा और विदेशी निवेशक भी सुरक्षित महसूस करेंगे। पाकिस्तान का मौजूदा बजट 17.57 ट्रिलियन रुपए का है, जिसमें से 9.7 ट्रिलियन रुपए सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने में खर्च हो जाएंगे, यानी आधे से ज्यादा बजट कर्ज की अदायगी में चला जाता है, जिससे विकास और जनता की बुनियादी जरूरतों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान इस बजट में जनता की भलाई से ज्यादा प्राथमिकता सेना को दे रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि रक्षा के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के बजाय सेना और हथियारों पर खर्च को लगातार बढ़ा रहा है, जबकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से करा रही है। अमेरिका ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान वास्तव में अपनी आर्थिक साख को बचाना चाहता है तो उसे पारदर्शिता और जवाबदेही को लागू करना ही होगा। जब तक सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाएगी और जनता को अंधेरे में रखा जाएगा, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को न तो भरोसा मिलेगा और न ही आर्थिक स्थिरता। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की उस नीति को बेनकाब कर दिया है जिसमें सत्ता और संसाधन जनता के बजाय सेना के हाथ में दे दिए जाते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।